हेलो स्टूडेंट, बच्चों हाउ आर यू। कैसे हैं सभी? घर पे कुशल मंगल और अच्छे होंगे, यही हमारी आशा तथा उम्मीद है। बच्चों, आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। चुनाव होते क्या हैं बच्चों, और प्रतिनिधि क्या होते हैं? देखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, जिस देश के अंदर लोकतंत्र है, वहाँ पर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। यानी कि हर 5 साल के बाद या हर नियमित समय के ऊपर वहाँ पर चुनाव कंटिन्यू चलते रहते हैं, होते रहते हैं। भारत के अंदर भी इसी प्रकार की जो प्रणाली है, यानी कि चुनाव जो होते हैं वो हर 5 वर्ष के अंदर होते हैं। कई देश ऐसे हैं जिनके अंदर 4 वर्ष के अंदर भी चुनाव होते हैं, जैसे अमेरिका है, वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 वर्ष के बाद होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री के लोकसभा के चुनाव, ये हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के बाद होता है, यानी कि 6 वर्ष के बाद वो चुने जाते हैं। तो बच्चों, आज हम जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो चुनाव और प्रतिनिधि है। इनकी चुनाव क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और प्रतिनिधि इनकी जो चुनावों के अंदर जो भागीदारी दर्ज करते हैं, जो चुनाव के अंदर जो भाग अपना प्रदर्शन करते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं। उसके अंदर चुनाव के जो प्रदर्शन करते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके अंदर वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, दोनों तरीके से वो भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं इनकी सीधे, जिसे में भी इसी प्रकार से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होते हैं जो अपनी डायरेक्ट वोट ना करके और दूसरी विधियों के माध्यम से हम इस अध्याय में हम चुनाव के प्रतिनिधियों के बारे में, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे, और अपने संविधान में जो चुनाव की पद्धति को स्वीकार किया गया है उस पद्धति के ऊपर बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास जो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उन टॉपिकों के ऊपर जो इस चैप्टर के अंदर रहेंगे, उनमें चुनाव की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, अपने देश में चुनाव व्यवस्थाओं की विशेषता बताइए, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और चुनाव में सुधार होने के लिए ये बहस क्यों ज़रूरी है। तो आज बच्चों हम इन चीज़ों के ऊपर हमारे इस चैप्टर के अंदर ये सारे 4 तो बच्चों इस चैप्टर में हमारे जो 4 टॉपिक, इन 4 टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है कि चुनाव और लोकतंत्र। तो देखो बच्चों, चुनाव और लोकतंत्र की भूमिका के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो चुनाव और लोकतंत्र से संबंधित हम आपको बताते हैं कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम हो सकता है? कदापि नहीं। और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? ये भी नहीं। अब ये मतलब कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है चुनाव, और लोकतंत्र भी एक चुनाव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे हम एमएलए को चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं, हम इसी प्रकार से पंच को, सरपंचों को, इनका चुनाव कराते हैं। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में कार्य करता है। यानी कि हम इन चुनावों के माध्यम से ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तरीके से, दोनों तरीके से हम भाग लेते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने पैदा हो जाता है। पिछले चुनाव पर हम यदि गौर डालें तो आज चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानी मानी पहचान है। इट मीन्स हम प्राय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं।
प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खासतौर पर ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की निकटतम का उदाहरण है। लेकिन जब हम लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के जो निर्णय होते हैं, इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं, उनको प्रत्यक्ष लोकतंत्र के व्यवहार के अंदर रखते हैं। जैसे हमने एमएलएज का चुनाव किया, तो हमने एमपीज का चुनाव, वो लोगों का निर्णय हो गया, ना कि एक व्यक्ति विशेष का निर्णय हो गया। तो इस प्रकार से इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाता है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हम ये चुनाव कराते हैं। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं और नागरिकों में उनमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का माध्यम का वो करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली रूप से, यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर वो भागीदार होते हैं। तो बच्चों, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि दो प्रकार की ये होगी हमारी इसके अंदर। प्रत्यक्ष यानी कि जो डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष। जैसे लोकसभा के सदस्य हो गए, वो डायरेक्ट हम उनका चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य हो गए, वो इनडायरेक्टली हो गए हैं, तो अप्रत्यक्ष तरीके से हो गए हैं। तो दूसरा प्रश्न हमें यह भी याद दिलाता है, यानी कि दूसरा प्रश्न कौन सा, क्या कि बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? दूसरा प्रश्न ये था ना, आपको ध्यान होगा, अभी पढ़ाया था मैंने। तो दूसरा प्रश्न हमें यह याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते, बल्कि बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने में बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा न हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण और भी हम दे सकते हैं? तो हमारी राय यह होगी कि लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग किया जाता है। जैसे लोकतांत्रिक होगी, जैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र हो गया, इसी प्रकार से जैसे हम बहुत सारे देश एग्जाम्पल, दक्षिण कोरिया का देख लिया और दूसरे एग्जाम्पल हम देख ले, तो वो गैर लोकतांत्रिक देशों के एग्जाम्पल हो गए। इस बिंदु में हम ये हमारे सामने भूमिका है। अब हमारे सामने मूलतः सामान्यतः हम ये बताते हैं कि कौन मत देने के योग्य है। भारत के अंदर देखो, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग मत का अधिकार होता है। जैसे भारत में है, कौन मत देने के योग्य है? जिसकी आयु 18 वर्ष हो, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई, वो उसको वोट देने का अधिकार हो गया। ठीक है, पहले यह आयु कितनी थी? 21 वर्ष की थी, यानी कि 21 वर्ष का जो नागरिक था वो वोट डाल। लेकिन 1989 के अंदर 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत इनकी आयु को कम कर दिया गया, यानी कि कितनी कर दी गई? 18 वर्ष निश्चित की, 18 वर्ष तय कर दी गई। तो कौन मत देने के योग्य हैं और कौन चुनाव लड़ने के योग्य हैं? देखो, चुनाव लड़ने के योग्य कौन कौन होते हैं? जैसे हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आयु तय करते हैं, तो जिनकी आयु 25 वर्ष है वो लोकसभा के सदस्य का चुनाव में भागीदार ले सकते हैं, इनकी लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन राज्यसभा की अलग है, आयु 30 वर्ष है, राष्ट्रपति की 35 वर्ष है। इसी प्रकार से अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। तो ये दूसरी शर्त है। और कौन चुनाव की देखरेख करता है? चुनाव आयोग करता है। और मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? मतदाता लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिनिधि, ये देश की जनता की स्वेच्छा के ऊपर आधारित है। ये अपना प्रतिनिधित्व चुनने का सभी को हक है। इनकी किसको चुना जाएगा, किसको नहीं चुना जाएगा, ये उसके देश के हर नागरिक इसके लिए स्वतंत्र है। और मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? मतगणना इट मीन्स ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो गई। तो अन्य लोकतांत्रिक संविधान की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हो कि हमें पहले 3 प्रश्नों के लक्ष्य
का उत्तर हमने निश्चित रूप से कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव, जिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाता है, हम उन्हीं चुनाव के दायरे के अंदर हम आते हैं। तो बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये होता है कि इन सब की जो देख रेख है वो किसके अधीन आती है? चुनाव आयोग के अधीन आती है। इनकी इस व्यवस्था का अध्याय हम किनसे करेंगे? चुनाव आयोग की। तो भारत में चुनाव व्यवस्था के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि चुनाव की आयु ये वगैरह उसके बारे में, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। अब बच्चों आता है हमारा टॉपिक भारत में चुनाव व्यवस्था। तो देखो आज ये टॉपिक आपका एक और कवर कर रहा हूँ, इसके कुछ प्रश्न है वो प्रश्न भी मैं आपको करूँगा। तो ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न जो विधियां हैं उनके बारे में बताया मैंने, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों की व्यवस्था पर गौर किया। अब आश्चर्य होगा आपको इस चीज़ का, आपको पता होगा कि यह सब क्या है, और आपके चुनाव के समय में चुनाव प्रसार के लिए किए जाने वाले जो विभिन्न तरीके हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे हम टीवी के माध्यम से चुनाव प्रसार, जो उम्मीदवार होते हैं टीवी के माध्यम से चुनाव प्रचार करते हैं, या गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, या विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के आजकल बहुत साधन है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से अपनी चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, लेकिन बच्चों चुनाव के विभिन्न तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पहले चुनाव के तरीके अलग थे, अब अलग हैं। आने वाले समय में चुनाव के तरीके अलग होंगे। पहले जब चुनाव हुआ तो उसके अंदर ईवीएम, इनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता। आज देखो देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर चुनाव होता है तो छोटा चुनाव से बड़े चुनाव सब ईवीएम का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आज से लगभग, जब 1952 के अंदर प्रथम चुनाव हुआ तो उस तरीका अलग था, फिर उसके बाद का तरीका अलग हुआ। तो ये चुनाव के जो तरीके हैं या प्रक्रिया है वो अलग अलग है। तो बच्चों चुनाव संचालन करने की व्यवस्था है और इसके लिए प्राधिकार और नियम भी अलग अलग होते हैं जो बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ती है कि मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, और क्या यह स्वयं भी एक स्पष्ट नहीं है। लोग जानते हैं कि और वो वोट देते हैं कि जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसी प्रकार की यह प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली व्यापक है। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न हमारे लिए बहुत सरल हो सकता है, लेकिन हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतने लीन होते हैं कि अगर इनके तरीके अलग अपनाए जाते हैं तो लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उनकी इच्छा भी यह तय करती है कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने का तरीका भी अलग अलग होता है बच्चों। जैसे मान ली किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तो उसको वोट नहीं डालेंगे, और कुछ नियम होते हैं कि दलों व पार्टियों के नाम पर भी उनको वोट मिल जाते हैं। तो हम कई बार उम्मीदवार को ना देखकर हम कुछ दलों व पार्टियों को भी वोट देते हैं, यानी कि उनको वोट डालते हैं। तो बच्चों अब ये कुछ प्रश्न हैं, ये आप इसमें स्लाइड करके आप इस प्रश्नों को देख सकते हो। इसके अंदर स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करना। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और स्क्रीनशॉट करके और इन सभी जो ये प्रश्न हैं जो खुद करके देखें, स्वयं करके देखें, तो इसका आपने करना है, इनका सभी आपने इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी बच्चों हम मतलब कि चुनाव के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से तरीके होते हैं, अलग होते हैं। अब हमारा टॉपिक आएगा कल बच्चों, जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी मंगलवार को, जो सबसे आगे वही सबसे जीतता है। इस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
इसमें कोई डाउट हो, अपनी बुक्स आपके पास परचेज कर ली होगी सभी ने, नहीं कर ली तो आप PDF डाउनलोड करके उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो, और मैं भी साथ साथ बुक्स के माध्यम से आपको रीडिंग करवा रहा हूँ, तो आप इसके अंदर भी आप बच्चों देख सकते हो, इसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं बच्चों, भारत में चुनाव व्यवस्था के बारे में बताया मैंने, चुनाव और लोकतांत्रिक तरीकों के बारे में बताया, कुछ प्रश्नों के मैंने आपको जवाब दिए, कुछ प्रश्नों के मैंने आपको जवाब देने की कोशिश भी की। थैंक यू।